नमस्कार। संविधान की हम पिछली कक्षाओं में देख रहे थे या पिछले लेक्चर में हमने देखा था, या तो फिर कहें कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण से संबंधित जानकारियाँ, जिसमें हमने कई सारी जानकारियों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे एम.एन. रॉय ने कहा था, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में ये बात कही कि संविधान सभा के गठन की बात करी। अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से भी संविधान के निर्माण की बात कही गई। क्रिप्स मिशन 1942 के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने भी संविधान के निर्माण की बात करी। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रांत में एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अगली बैठक जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग इन बैठकों का बहिष्कार करती है, जिसमें से सिर्फ 211 सदस्य ही उपस्थित होते हैं एवं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना का रूप धारण कर लेता है। 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है। मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता या राष्ट्रमंडल में भारत अपनी सदस्यता का सत्यापन करता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं और इसी 24 जनवरी को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपना लिया जाता है। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है और 64 लाख रुपए का व्यय करके हमारे देश का संविधान निर्माण किया जाता है, संविधान निर्मित होता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52 में हुए आम चुनाव होते हैं। और ये जो 26 जनवरी की तिथि है, इस तिथि को हम अपने देश में गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। इस तिथि की एक महत्वता और भी है कि 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहीं पर पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है और निर्णय लिया जाता है कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अतः 26 जनवरी को महत्वता देने के लिए हम 26 जनवरी की तिथि को चुनते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। इसके बाद में हमने देखा था संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ऐसे करके 11 समितियों, 11 क्या थोड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, इस समितियों में डिवाइड करके हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें 7 सदस्य थे। इसकी कुल 141 बैठकें हुई थी और पहली बार प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया गया था और 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत कर दिया 4 नवंबर 1948 को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान लागू हो जाता है। पूर्णतः लागू नहीं होता है, आंशिक लागू होता है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, शेड्यूल और आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। सर B.N. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार होते हैं। हाथी को संविधान सभा के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। H.B.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव निर्वाचित होते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान को प्रभाव में शैली में लिखते हैं। वसंत कृष्ण वैद्य संविधान का हिंदी में रूपांतरित करते हैं। संविधान की आलोचना को लेकर के कुछ तर्क दिए गए थे, जिसमें से पहला था प्रतिनिधि निकाय नहीं है, दूसरा था समय की बर्बादी करी है आपने, तीसरा था संप्रभुता का भाव है आप में, चौथा था कांग्रेस का प्रभुत्व है, पांचवा था वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभाव था, हिंदुओं का प्रभाव था। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चंद्र निषाद, आपका एजुकेटर। यूपी बोर्ड क्लासेस से संविधान के विषय में आपको एक पूर्ण समझ विकसित करने के लिए मैं अपने इन PDF और ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक रूबरू हो रहा हूँ।
आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है समझने में, या फिर कोई भी टर्म्स आपको दिक्कत करता है समझने में, या कहीं भी आप संविधान से संबंधित कोई भी समस्या फेस करते हैं, तो आप कमेंट करिए, या फिर अपना मेल आईडी छोड़ दीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। आप अगर अभी नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करिएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे इसी क्रम में देखिएगा, क्योंकि बीच से पढ़ने से आपको भी समझ में नहीं आएगा और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आगे हम प्रारंभ करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसमें संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान को समझने की कोशिश करिएगा कि संविधान है क्या। संविधान क्या है? प्रावधान है। किसका? जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। मतलब देश के शासन को चलाने के लिए हम जिन प्रावधानों का निर्माण करते हैं उसको हम संविधान कह सकते हैं। संविधान शक्ति का मानचित्र है। शक्तियों की मैपिंग कर दीजिए आप। प्रधानमंत्री के पास में क्या पावर होगी, राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होगी, संसद के पास में क्या पावर होगी, विधानसभा के पास में क्या पावर होगी, कार्यपालिका का क्या दायित्व होगा, न्यायपालिका का क्या दायित्व होगा, विधायिका क्या कार्य करेगी, विधायिका कानूनों का कैसे निर्माण करेगी, और ये कानून जिन पर लागू किए जाएंगे उनके अधिकार क्या हैं, यानी जनता के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार क्या हैं। जनता को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो जनता से मौलिक कर्तव्यों की भी उम्मीद की गई है, और राज्यों को दिशा निर्देश के रूप में नीति निर्देशक तत्वों का भी हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। पूरी तरीके से इसको एग्जैक्टली कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप। शक्तियों का मानचित्र है, किसके पास में क्या शक्तियां हैं। जिस प्रकार से एक मानचित्र किसी देश की सीमा को तय करता है, उसी प्रकार संविधान निम्न शक्ति निर्धारित करता है। एक, सरकार की शक्ति, सरकार क्या करेगी। केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति, देखो दो संस्थाएं, एक केंद्र होगा एक राज्य होगा। केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या शक्तियां। केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति ना हो, इसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। जनता की शक्ति अधिकार के रूप में, जनता को हमने क्या अधिकार दे रखे हैं और इनकी क्या शक्तियां हैं। अगला है, देखिए संविधान और राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, संविधान एक सिद्धांत है, राज्य व्यवस्था उस सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो कानून, न्यायालय के निर्णय और संस्थाओं एवं मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें राज्य व्यवस्था कहा जाता है। समझने का प्रयास करिए, संविधान क्या है। संविधान क्या एक प्रावधान है जिस पर शासन चलाया जाता है, और उन प्रावधानों को लागू करने के लिए जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान राज्य व्यवस्था में अंतर है। संविधान क्या है? प्रावधान है जिस पर देश का शासन चलना है। मतलब उद्देश्य क्या है हमारा देश के शासन को चलाने के लिए, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जिन कानूनों का निर्माण करेंगे उन कानूनों को क्या कहेंगे? राज्य व्यवस्था कहेंगे। समझने का प्रयास, जैसे आर्टिकल 17, जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार में एक आर्टिकल है आर्टिकल 17। इस आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। मतलब एबॉलिश ऑन अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अंत करना है। अब ये कहा गया है संविधान में, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए हम एक कानून बनाएंगे, उसको लागू करेंगे कि जो भी छुआछूत मतलब अस्पृश्यता को बढ़ावा देगा उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कानून है। कानून में नियमों के उल्लंघन के तरीकों को बताया गया है, और उल्लंघन करने वाले को क्या दंड का प्रावधान है। ये किसमें उल्लेखित होगा? राज्य व्यवस्था में उल्लेखित होगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना दिया किसने? सरकार ने। आर्टिकल 163(1), 163(2), राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति का निर्धारण। मतलब राज्यपाल क्या है? राज्यपाल के पास में स्वविवेक की शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल क्या होता है? जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्य का जो लोकतांत्रिक प्रमुख होता है या फिर जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को एक शक्ति दे दी गई, स्वविवेक की शक्तियाँ, कि मतलब राज्यपाल का जो मस्तिष्क काम करेगा उसके हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। अब राज्यपाल, केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है। जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं की जाती है। लेकिन जब बातें आई
तो कई सारे आयोगों का गठन किया गया। उन आयोगों ने संस्तुति दी कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय आप संबंधित मुख्यमंत्री से सलाह लें। अब पता चला राज्यपाल और मुख्यमंत्री ही लड़ रहे हैं, तो फिर देश की जो देश में शासन उस प्रदेश में जो शासन चलाना है वो चल ही नहीं पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता थे, दिल्ली में सरकार बनाए हुए थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी उसके प्रमुख थे। एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया गया था, उसका नाम नजीब जंग था। केजरीवाल नजीब जंग से आपस में विवाद होता ही रहता था, उपराज्यपाल था वहाँ पे, तो विवाद होता रहता था। किस बात पे विवाद होता रहता था? केजरीवाल अपनी बात मनवाना चाहते थे, राज्यपाल कानूनों का वो बता करके उनकी बात को काट देते थे। ये बातें सार्वजनिक थी, मीडिया के माध्यम से सामने आ गई थी, कई सारी बातें सामने थी। तो ऐसी भी स्थितियां तो बन सकती थी। तो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दे दी गई कि सुप्रीम कोर्ट आप निर्धारित करो राज्यपाल की स्वाभाविक शक्तियां क्या हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं संविधान और मूल या वर्तमान। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। और भाग का मतलब होता है कि एक तरह के नियम एक जगह पर लिख दिए गए सुविधा के लिए। अध्याय, अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे और 465। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं। 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर संख्या में गिनेंगे तो 465 हो गए हैं। और वैसे देखेंगे तो 300, मान लो कि 243A हो गया आपका, तो ये एक बढ़ गया, फिर 243B हो गया, दूसरा बढ़ गया, ऐसे करके बढ़ा दिए गए। इसके बाद परंतुक है, उपरंतुक है। यहाँ समझने का कोशिश करते हैं परंतुक उपरंतुक है। जैसे आर्टिकल 39A लिखा है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 39 का क्लॉज है। अब ये ब्रैकेट हटा दिया जाए, सीधा लिख दिया आर्टिकल 39A, तो ये अपने आप में स्वतंत्र आर्टिकल हो गया, मतलब स्वतंत्र अनुच्छेद हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, जैसे आर्टिकल 19(1)A, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज A। अगर होता आर्टिकल 19A, अगर एक साथ होता जैसे ये है, अब इसमें आर्टिकल 39A, तो ये क्या हो गया, ये स्वतंत्र नहीं है, आर्टिकल 39 का क्लॉज A है। अब इसके आगे एक और संख्या जोड़ दी जाती, जैसे लिख दिया जाता है आपका आर्टिकल 39A, ये हो गया क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, कि ये एक अनुच्छेद हो गया। अब यही लिखा होता आर्टिकल 39A, तो इसका मतलब आर्टिकल 39 क्लॉज A। अब इसके आगे एक और ब्रैकेट लगा के 1 लिख दिया, तो आर्टिकल 39 क्लॉज A और सब क्लॉज A। ठीक, ये एक आपका स्वतंत्र अनुच्छेद है। ये बात आपको समझनी थी बस। इसके बाद आगे देखते हैं अनुसूचियां क्या है। अनुसूचियों का मतलब है, अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी अनुच्छेद एवं अन्य प्रावधान की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, अनुसूचियां क्या है, संविधान के अंत में दी गई विषयों की सूची है जो संविधान के किसी अनुच्छेद एवं अन्य प्रावधान की व्याख्या करती हैं। ठीक है, राज्य क्षेत्र है 29, संघ क्षेत्र है 7। इसमें चेंजेस हो चुका है, क्योंकि एक आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था, फिर चेंज हुआ, फिर एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चेंज कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा डेटा आप करंट के हिसाब से सुधार लीजिएगा। संविधान का वर्णन देखते हैं। संविधान का वर्णन 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला इसमें दर्शन देखते हैं। दर्शन में क्या है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तथा मौलिक कर्तव्य है। ये संविधान का दर्शन है। इसके बाद है सरकार के गठन से संबंधित प्रावधान, फिर है आपका विविध। ठीक, विविध में नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन, पंचायत, नगर पंचायत आदि की बात की गई है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम इनको, तो ये सब अपना डेटा क्लियर हो जाएगा। दर्शन की बात करेंगे तो प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना का आशय क्या होगा कि प्रस्तावना क्या होती है, किसी भी पुस्तक का आमुख होता है। संविधान में भी प्रस्तावना है। संविधान हमारे देश के शासन को चलाने के लिए जो भी प्रावधान है उनका संग्रह है, और उसके जो स्टार्टिंग में उद्देश्य की बात की गई है, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उसी को हमने प्रस्तावना मान लिया है। तो इसी प्रस्तावना में क्या होगा कि हमारे देश में किन आदर्शों को निहित किया गया है, उनकी चर्चा की गई है।
प्रस्तावना आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे मौलिक अधिकार हमने जनता को क्या अधिकार दे रखे हैं, मौलिक अधिकार में हमने जनता को क्या अधिकार दे रखे हैं, जनता के पास में क्या राइट्स होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों को हमने क्या दिशा निर्देश दिए हैं कि आप किस तरीके से शासन चलाएंगे, इसका बाकायदा पूरी तरीके से संविधान में उल्लेख किया गया है। यदि कोई राज्य की सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी बात की गई, आमतौर पर चर्चा में आई है कि दंड का प्रावधान होना चाहिए। जब हमने राज्यों को दंड का प्रावधान में नहीं सम्मिलित किया है तो मौलिक कर्तव्य में दंड का प्रावधान हम कैसे दे सकते हैं। मौलिक कर्तव्य वो कर्तव्य हैं जिन कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत सरकार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह देती है और उनको पालन करने के लिए लोगों से निवेदन करती है, अपील करती है या फिर एक जन जागरूकता के माध्यम से प्रचारित करती है। यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का पालन नहीं करता है तो उसमें भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार के गठन से संबंधित बातें, आधी बातें, संविधान की जितनी भी बातें हैं उसमें आधी बातें संविधान के गठन से संबंधित बातें की गई हैं कि हमारे देश का संविधान में सरकार का जो गठन होगा इसकी बात की गई कि सरकार कैसे गठित होगी। सरकार के गठन में 3 चीजें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों चीजें मिलकर के ही एक सरकार का निर्माण करती हैं और कानूनों को अपने प्रदेश में या अपने राज्य में लागू करने के लिए राज व्यवस्था के माध्यम से कानूनों का निर्माण करती है और कानूनों को लागू कराती है। अब देखिए, कानून निर्माण कौन करेगा, कानूनों को लागू कौन करेगा और उन कानूनों की विफलता या कानून सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको रिव्यू करने का अधिकार, रिव्यू का मतलब क्या, निरीक्षण करने का अधिकार किसके पास में है, न्यायपालिका के पास में। विधायिका में केंद्र और राज्य 2 प्रकार की विधायिका है। केंद्र में अलग विधायिका है, राज्य में अलग विधायिका है। केंद्र में लोकसभा है और राज्यसभा है। विधायिका का मतलब है, सीधा समझिए, जो केंद्र की विधायिका है वो केंद्र स्तर पर कानूनों का निर्माण करेगी, जो राज्य की विधायिका है वो राज्य स्तर पर कानूनों का निर्माण करेगी। केंद्र में द्विसदनी विधायिका है, लोकसभा है और राज्यसभा है। किसी भी कानून का निर्माण करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर प्रस्ताव को पारित कराना पड़ता है। इसी प्रकार से राज्य की विधानसभा में द्विसदनी व्यवस्था है। कुछ राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, कुछ राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था नहीं है, जिसमें से विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा प्रत्येक राज्य में पाई जाएगी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा पाई जाएगी और कुछ बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं पाई जाएगी। विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करते हैं और उन कानूनों का अनुपालन कराने के लिए कार्यपालिका का गठन किया जाता है और उन कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। कार्यपालिका केंद्र और कार्यपालिका प्रांत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, केंद्रीय सेवाएं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में अंतर है, इनको हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से प्रांत में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रांतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाओं का मतलब समझ रहे हैं आप, पीसीएस, स्टेट पीसीएस में जो भी परीक्षार्थी चयनित होते हैं वो कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, लेकिन ये अराजनैतिक कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। केंद्र में केंद्रीय सेवाओं के लिए जो व्यक्ति चयनित होता है यूपीएससी के थ्रू, वो कार्यपालिका की अराजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। उसका कार्य होता है कानूनों का पालन करवाना, कानूनों को कड़ाई से लागू करना। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र में है, हाई कोर्ट राज्य में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है तहसील स्तर पर। यदि आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का मुकदमा तहसील स्तर पर चलता है और आप तहसील से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सीधा तहसील का जो निर्णय मिलेगा आपको, सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो निर्णय मिलेगा, उस निर्णय को चैलेंज करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी आपके फेवर में कोई निर्णय नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट पर जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी आपके फेवर में कोई निर्णय नहीं आता है तो आप सीधा और सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब आपको न्याय पाने की प्रक्रिया में कई सारे स्तरों का निर्माण किया गया है। हो सकता है कि उस समय के संविधान निर्माताओं ने सस्ता न्याय दिलाने के लिए ये प्रावधान किया हो। हर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है।
कानून का निर्माण और कानून के पालन करने के लिए कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। हालांकि इन विषयों पर हमारे देश में अभी काम करना बहुत ही आवश्यक है, किंतु ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि विश्व का चाहे कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, उसको पालन करने वाले यदि अच्छे नहीं है तो वो अच्छे से अच्छा संविधान फेल हो जाएगा। और ये जो उनके द्वारा, ये महान दार्शनिक लोग थे, महान चिंतक लोग थे, ये जो इनके द्वारा बातें कही गई हैं ये आज के परिवेश में सही बैठती हैं। कहीं ना कहीं इसकी झलक हमारे देश के संविधान में भी दिखाई देती है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे उच्च कोटि के संविधानों में से एक संविधान है, किंतु इस संविधान का पालन करने वाले लोग थोड़े से अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमने लोकतंत्र की जो भावना है उसको अभी 100% अचीव नहीं किया है। हम लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक सुधार की बहुत ही आवश्यकता है, चाहे वो निर्वाचन की पद्धति हो, चाहे वो निर्वाचित होने वाले व्यक्ति से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो राजनीतिक दल क्यों ना हो, हर स्तर पर सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। आगे देखते हैं कि सरकार, अब सरकार के बारे में चर्चा करते हैं। हम सरकार के गठन की बात करते हैं, बिना सरकार के संविधान लागू नहीं होगा और संविधान को लागू करने के लिए सरकार की आवश्यकता होगी। तो जिस सरकार के गठन की बात है वो पूरे संविधान में कितना भाग है? आधा है। संविधान का आधा हिस्सा सिर्फ सरकार के गठन की बात करता है। सरकार में कौन है? 3 चीजें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में कानून निर्माण करने वाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले जो सदन है, उन लोगों का समूह है, सदन है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था है, किंतु संपूर्ण राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं विधान परिषद पाई जाती है, कहीं कहीं विधान परिषद नहीं पाई जाती है। कार्यपालिका में केंद्र की कार्यपालिका अलग है, प्रांत की कार्यपालिका अलग है। न्यायपालिका में केंद्र की न्यायपालिका अलग है और स्टेट की न्यायपालिका अलग है, लेकिन किंतु केंद्र और स्टेट की न्यायपालिका समन्वयता से कार्य करते हैं। कुछ मामलों पर केंद्र की न्यायपालिका को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, कुछ मामलों पर राज्य की न्यायपालिका को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। सरकार के गठन की बात करते हैं कि सरकार कैसे गठित होगी। सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। सरकार क्या करेगी? शासन को चलाने का कार्य करेगी, शासन को चलाएगी। शासन कैसे चलेगा? संविधान के अनुरूप चलेगा। संविधान को लागू करने के लिए कानूनों का निर्माण करेंगे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। उनको पालन कराने के लिए हम सरकार के गठन करना पड़ेगा। सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के पास में कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका के पास में कानून लागू करने का कार्य है, न्यायपालिका विवाद होने पर न्याय देने का कार्य करेगी। विवाद का आशय लड़ाई, मारपीट, दंगा से नहीं है। विवाद का आशय है कि किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या होती है तो उनको लागू करवाने का कार्य करेगी। अब जब सरकार गठित हो जाएगी, विधायिका से कानून का निर्माण किया जाएगा और उन कानूनों का निर्माण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। किस प्रकार के बहुमत से कौन कौन से विधेयक या प्रस्ताव पास किए जाएंगे, बहुमत कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बहुमत के प्रकार में अध्ययन करेंगे। पहला होता है साधारण बहुमत, दूसरा होता है प्रभावी बहुमत और तीसरा होता है विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत और अगले पन्ने में है तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत। इन बहुमत के प्रकारों में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत 50% से एक ज़्यादा हो। मतलब जितने भी लोग उपस्थित हों उनके आधे से एक ज़्यादा व्यक्ति यदि सहमति दर्ज करा देते हैं तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं। लेकिन ये साधारण बहुमत लागू कहाँ कहाँ होगा? साधारण विधेयक पर, वित्त विधेयक पर, धन विधेयक पर, अविश्वास प्रस्ताव पर।
ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो हमारा जवाब क्या होगा? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले। पता चला उपस्थित तो 100 थे, 20 लोगों ने बाइकआउट कर दिया, बाहर चले गए सदन से, 80 लोगों ने मतदान किया। तो उन 80 लोगों का अगर 41 वोट आपको मिल जाता है तो आप किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं, धन विधेयक पास करा सकते हैं, वित्त विधेयक पास करा सकते हैं, साधारण विधेयक पास करा सकते हैं। इसमें से एक छोटा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए पॉइंट में आता है 85.4 आ गया, मतलब 0.5 के नीचे जितना भी रहेगा तो उसको 85 माना जाएगा। मतलब जैसे 79.1 हो गया तो इसको 79 वोट मानेंगे। अगर 79.4 है तो इसको 79 वोट मानेंगे। अगर 0.5 से नीचे है तो एज इट इज मान लेंगे। अगर 0.5 से ऊपर है, जैसे 79.6 हो गया तो उसको 79 की जगह कितना मान लेंगे? 80 मान लेंगे। 79.9 हो गया तो उसको कितना मान लेंगे? इसको हम 80 मान लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या हुआ है? प्रभावी बहुमत का अर्थ प्रभावी सदस्य संख्या बहुमत से है। प्रभावी सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, 545 सीटें हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है और 543 पर हम निर्वाचन करते हैं। तो कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 545। इस 545 में हमने देखा कि 2 व्यक्ति ऐसे थे जो मर गए, मतलब सांसद रहते उनकी मृत्यु हो गई, या फिर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, या फिर किसी कारण से उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। तो कितने लोग बच रहे हैं? 543 लोग बच रहे हैं। तो प्रभावी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 543 हो गई। साधारण बहुमत में क्या था? उपस्थित और मतदान करने वाले। और यहाँ क्या था? प्रभावी सदस्य संख्या, मतलब जितने भी व्यक्ति करंट में संसद के सदस्य हैं उनकी संख्या, उनके आधे से एक ज्यादा होना प्रभावी बहुमत कहलाता है। इस प्रभावी बहुमत में कौन कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग करेंगे? प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेंगे। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है कि जो प्रभावी सदस्य संख्या है, त्यागपत्र या फिर मृत्यु या फिर संसद सदस्यता जाने के बाद जितनी भी संसद के सदस्य हैं उनके आधे से एक ज़्यादा व्यक्ति उस प्रभावी बहुमत की श्रेणी में आएंगे। इसमें से क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, इनको हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अगले में आते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत और तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का सीधा सा अर्थ है 2/3 सदस्यों के बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। अब देखो 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत में यही भी क्लियर। देखिए साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से एक ज़्यादा। प्रभावी बहुमत प्रभावी सदस्य संख्या के आधे से एक ज़्यादा। विशेष बहुमत 3 प्रकार का। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत, तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत होगा उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 से एक ज़्यादा, मतलब जितने लोग उपस्थित हुए उनमें से एक ज़्यादा व्यक्ति वोट कर दे, 2/3 से एक ज़्यादा कर दे तो प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत में आ जाएगा। प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत में 2 चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 में सीधा प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राज्यों के विधानमंडल की विधि की शक्तियां संसद द्वारा अधिकृत किया सकता है। मतलब राज्यसभा राज्य के विधानमंडल के कानून निर्माण के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्यसभा कानून बना सकती है, किसी भी विषय पर। आर्टिकल 249 यही कहता है। आर्टिकल 312 इसमें स्पष्ट कर दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, भर्ती और नियुक्ति संबंधी कार्यों के लिए
प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य संख्या। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से एक ज़्यादा। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 पर राज्यसभा को अधिकार दिए गए। आर्टिकल 249 में राज्यसभा को अधिकार है कि वो राज्य सूची पर किसी भी विषय में कानून बना सकती है और वो उस संबंधित राज्य में लागू करा सकती है। आर्टिकल 312 में राज्यसभा को अधिकार है कि अखिल भारतीय सेवाओं के पदों की सृजन, भर्ती और नियुक्ति संबंधी कार्यों में विशेष बहुमत के द्वारा कानूनों का निर्माण कर सकती है। द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत पर आते हैं। द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत में क्या होगा? देखो, पहले में उपस्थित और मतदान हो गया और दूसरे में क्या होगा? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। कुल के आधे से कम ना हो मतलब जितने भी लोग उपस्थित हों और मतदान करें उसका 2/3 से एक ज़्यादा हो, लेकिन कंडीशन है कि जितने भी सदस्य संख्या उसके आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे 545 सदस्य हैं, आधा कितना हुआ? 273। अब 300 लोग उपस्थित थे, तो 300 लोग अगर 273 से ज़्यादा निकलते हैं किसी भी बात पर, मतलब किसी भी बात पर क्या, जो इनको विषय दे रखा होगा, जैसे सीएजी को हटाना है, जज को हटाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, मतलब इनको पद से मुक्त करना है, इसके लिए दूसरी प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। 545 का आधा 273 है, लेकिन लोग जो उपस्थित थे वोट करने गए 300 लोग, तो 300 का 2/3 जो भी आएगा ये 273 से कम नहीं होना चाहिए, 273 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तब जाकर के द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से सीएजी, निर्वाचन आयुक्त या फिर जज को पद से मुक्त किया जा सकता है। तृतीय प्रकार के विशेष बहुमत में आते हैं, फिर अंत में सबको ब्रीफ कर देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, 27/9 को मतदान करने, जैसे 300 लोगों ने मतदान किया, 200 लोगों ने यस किया, 100 लोगों ने नो किया, तो ये 200 है। जैसे मान लो कि कुल टोटल सीटें कितनी है? 543। 543 का आधा कितना हुआ? 273। 300 लोग वोट करने गए, 200 लोगों ने हाँ कहा, 100 लोगों ने ना कहा, तो अब बताओ ये 273 से ज़्यादा है कि कम है? आधे से ज़्यादा है कि कम है? आधे से कम है। तो क्या होगा? प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब देखिए, 450 लोग मतदान करते हैं, 300 लोगों ने यस का, 150 लोगों ने नो का, 273 से ज़्यादा है? यस, ज़्यादा है। तो द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से प्रस्ताव क्या हो जाएगा? स्वीकार हो जाएगा। द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से क्या कार्य होगा? जज, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको पद से मुक्त किया जाएगा। अब तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत देखते हैं। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत में क्या होगा? कुल सदस्य संख्या का 2/3, मतलब जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 हमको चाहिए। क्या होगा? आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि अगर हम राष्ट्रपति को पद से हटाना, अब जाकर के देखिएगा राष्ट्रपतियों की सूची में क्या किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया है? क्या किसी राष्ट्रपति को कभी भारत में पद से मुक्त करने के लिए हमने तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया है? देखिएगा और कमेंट करिएगा। तो हमने बहुमत देखा, बहुमत में क्या देखा, इसका हम रिवीजन कर लेते हैं धीरे से। बहुमत क्या होता है? सरकार क्या करेगी? विधायिका से कानून का निर्माण करेगी। कानून का निर्माण करने के लिए कभी साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। जो बहुमत के प्रकार हैं 3 प्रकार के हैं: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में सीधा है, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधा से एक ज़्यादा। इस साधारण बहुमत में साधारण विधेयक लाए जाएंगे, वित्त विधेयक लाए जाएंगे, धन विधेयक लाए जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाए जाएंगे। कारण बस उपस्थित और मतदान करने वालों में आधे से एक ज़्यादा व्यक्ति किसी भी इन विधेयकों में पक्ष में वोट कर देता है तो ये विधेयक पास मान लिए जाएंगे। अगर पक्ष में वोट नहीं करता है, आधे से कम संख्या रह जाती है, तो विधेयक पास नहीं माने जाएंगे। और जब आधे से संख्या कम हो जाएगी तो वो सरकार सदन में अपना विश्वास खो देगी। दूसरा, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत में प्रभावी सदस्य संख्या की बात कर रहा है। प्रभावी सदस्य संख्या से आशा है कि सदन में वर्तमान में जो प्रभावी संख्या है उस प्रभावी संख्या में कितने सदस्य हैं उनके आधे से एक ज़्यादा लोग अगर किसी
लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या राज्यसभा उपसभापति को हटाने के लिए मतदान कर देते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या राज्यसभा उपसभापति को अपने पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तीसरा था विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत 3 प्रकार का था। विशेष बहुमत का आशय 2/3 से ज़्यादा। अब ये 3 प्रकार का था। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत और तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत। प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत में था उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 से 1 ज़्यादा। द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत में था उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 से 1 ज़्यादा, किंतु शर्त ये थी कि आधे से कम ना हो। कुल सदस्य संख्याओं के आधे से कम ना हो। और तृतीय प्रकार के विशेष बहुमत में सीधा सीधा था कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 से 1 ज़्यादा। उपस्थित हैं क्या है हमसे मतलब नहीं है, 543 है, उनका 2/3 से हमें 1 ज़्यादा चाहिए, तब जाकर के हम राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय इन विधेयकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुमत के प्रकार को अच्छे से समझ लीजिएगा और सदन की कार्यवाही पर नज़र रखिएगा। देखिएगा कौन सा विधेयक किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, उसको पारित करने के लिए कितने लोग मतदान करते हैं, कितने लोग उपस्थित होते हैं या किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। मैं हूँ सुरेश चंद्र निषाद, आपका एजुकेटर, यूपी बोर्ड क्लासेस से। संविधान के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे थे। हमने बहुमत खत्म किया है, कल से हम संविधान की प्रस्तावना पर प्रवेश कर जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिएगा जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर महंगे महंगे संस्थानों पर नहीं जा सकते हैं या फिर अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते हैं या जिनको अध्ययन करने में कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, किंतु वो इस देश के निर्माण में, शासन के निर्माण में, इस देश के संचालन में या एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान की समझ रखना चाहते हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंचेगा। जितना भी मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने की इच्छा रखते हैं तो लक्ष्मीकांत की पुस्तक खरीद लीजिएगा और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की इच्छा रखते हैं तो मैंने आज तक खुद नहीं दिया है, मैं आपको कोई सलाह भी नहीं दे सकता हूँ, किंतु संविधान स्टेट पीसीएस का भी यही है, यूपीएससी का भी यही है और जो छोटी मोटी एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह इसमें अगर संविधान जिसमें पूछा जाता है स्टेट के एग्जामिनेशन में तो वो संविधान यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। हर परीक्षा की एक अलग आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को यदि हम पूर्ति करते हैं तो हम अवश्य ही अपने आप को उस काबिल सिद्ध कर देते हैं या उस विषय से अपने आप को, जो उनका परीक्षण का तरीका है उसमें हम अपने आप को टॉप पर रख देते हैं। एक ही पुस्तक रखिएगा लक्ष्मीकांत की, और अगर लक्ष्मीकांत की पुस्तक नहीं रखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तक रखिएगा कक्षा 6 से 12 तक की। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्व का कोई सा भी एग्ज़ाम दें, अगर भारतीय संविधान आपसे पूछेगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। जय हिंद,